वीडियो शुरू करने से पहले एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि यह वीडियो मैंने काफी डिटेल में बनाया है और काफी लंबा वीडियो है। तो अगर आप सीरियस लर्नर हैं या आप सब कुछ डिटेल में स्टेप बाय स्टेप जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। देखिए, मैं अतिशयोक्ति नहीं करा, लेकिन मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि इस प्रकार का वीडियो, खास करके डिटेल वीडियो, यूट्यूब पर आपको शायद कोई दूसरा नहीं मिलेगा। तो आइए बिना देरी किए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप अनचाही प्रेगनेंसी से परेशान हैं तो घबराएं मत। भारत में इसके लिए कानूनी, सुरक्षित और भरोसेमंद रास्ते मौजूद हैं। सबसे पहले किसी अच्छे डॉक्टर या सरकारी अस्पताल में जाकर सलाह लेना जरूरी है। डॉक्टर आपकी सिचुएशन देखकर सही रास्ता बताएंगे, जैसे कि दवाइयों से अबॉर्शन यानी कि मेडिकल अबॉर्शन, या जरूरत पड़ने पर ऑपरेशन से अबॉर्शन यानी कि सर्जिकल अबॉर्शन। भारत में कानून के हिसाब से कुछ शर्तों के साथ 24 हफ्तों तक अबॉर्शन किया जा सकता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर से मिले, अपनी सेहत का ध्यान रखें और किसी भरोसेमंद दोस्त या घर वालों में से किसी को साथ में ले जाए। यही सबसे सही तरीका है। तो आइए जानते हैं कि यह सब कैसे होता है। सबसे पहला स्टेप है कंफर्म योर प्रेगनेंसी एंड जेस्टेशनल एज, मतलब कि गर्भावस्था और उसकी अवधि की पुष्टि करें। अनचाहे गर्भ ठहरने पर सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि आप वाकई ही प्रेग्नेंट हैं या नहीं। इसकी पुष्टि के लिए आप किसी अस्पताल, क्लिनिक या डायग्नोस्टिक सेंटर में जाकर ब्लड टेस्ट करवा सकते हो। इसमें HCG यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन नाम का जो हार्मोन होता है उसकी जांच होती है। यह टेस्ट प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में ही इसकी पुष्टि कर देता है और इसे सबसे भरोसेमंद तरीका माना जाता है। इसके बाद अगला अहम कदम है कि अल्ट्रासाउंड करवाना। इससे गर्भ की उम्र यानी कि सही जेस्टेशनल एज का पता चलता है। यह जानकारी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि गर्भ की मौजूदा स्थिति, मतलब कि कितने हफ्तों का गर्भ है, उसके आधार पर ही डॉक्टर यह तय करते हैं कि कौन सा विकल्प, मतलब कि दवा से गर्भपात यानी कि मेडिकल अबॉर्शन, या फिर ऑपरेशन से गर्भपात मतलब कि सर्जिकल जो अबॉर्शन है वो कानूनी और सेफ रहेगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके टेस्ट और अल्ट्रासाउंड करवा लेना बहुत ही फायदेमंद होता है और यह पहला कदम है। दूसरा स्टेप है सीक काउंसलिंग एंड सपोर्ट, मतलब कि सलाह और मानसिक सहयोग ले। अनचाही प्रेगनेंसी में सलाह लेना काफी काम आ सकता है। वैसे ये जरूरी स्टेप नहीं है, पर सलाह लेने से आप अच्छे से सोच पाती है और सही फैसला ले पाती है। जब आप सलाह लेने जाती है तो काउंसलर आपकी बात ध्यान से सुनता है और बिना किसी भेदभाव के आपकी फीलिंग, डर और उलझन को समझने की कोशिश करता है। इसमें आपको सारे ऑप्शंस आसान भाषा में समझाए जाते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी जारी रखना, बच्चे को गोद देना या अबॉर्शन करवाना। इसके अलावा आपकी सेहत, घर परिवार का हाल, रिश्ते, पैसे की स्थिति और आपकी अपनी सोच का भी ध्यान रखा जाता है, ताकि आप अपने लिए एक अच्छा और सेफ डिसीजन ले सके। यह सलाह आप फोन पर, ऑनलाइन या सीधे मिलकर भी ले सकते हैं। अगर आप चाहे तो अपने किसी भरोसेमंद इंसान, जैसे कि पार्टनर, दोस्त या फिर घर के किसी सदस्य को भी साथ ले जा सकती है। इससे आपको इमोशनल सपोर्ट मिलता है और फैसला लेना थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये हो जाता है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3, अंडरस्टैंड योर ऑप्शंस बेस्ड ऑन इंडियाज लीगल फ्रेमवर्क, मतलब कि भारत के कानूनी ढांचे के अनुसार अपने विकल्प को समझे। भारत में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021 के तहत महिलाओं को गर्भावस्था से जुड़े कई कानूनी विकल्प दिए गए हैं। उसमें सबसे पहला ऑप्शन है कंटिन्यू द प्रेगनेंसी एंड बिकम अ पेरेंट, मतलब गर्भ जारी रखे और माता पिता बने। भारत के मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि MTP एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट 2021 के हिसाब से आपके पास प्रेगनेंसी जारी रखने और पेरेंट बनने का पूरा कानूनी हक है। ऐसे में अपनी और अपने बच्चे की सेहत का ध्यान रखना सबसे जरूरी है। इसीलिए किसी अच्छे डॉक्टर से लगातार जांच करवाते रहना, खून टेस्ट और अल्ट्रासाउंड जैसे जरूरी टेस्ट करवाना और प्रेगनेंसी के हर स्टेज पर डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। अगर आप प्रेगनेंसी जारी रखते हैं तो आपको अच्छी प्रेगनेंसी केयर की जरूरत होगी। इसमें डॉक्टर से रेगुलर चेकअप, खाने पीने से जुड़ी हुई सलाह और डिलीवरी के लिए सही प्लानिंग शामिल है। इसके अलावा आपको डिलीवरी की जगह और बच्चे का जन्म के बाद की जो देखभाल होती है उसकी तैयारी पर भी सोचना चाहिए। ये सारे कदम आपकी प्रेगनेंसी को सेफ और अच्छा एक्सपीरियंस बनाने में मदद करेंगे। तो ये ऑप्शन 1 के अंतर्गत आता है। दूसरा ऑप्शन है एंड द प्रेगनेंसी, मतलब कि गर्भ को समाप्त करें, मेडिकल या फिर सर्जिकल अबॉर्शन के द्वारा। भारत में गर्भपात करवाना कानूनन सही हो सकता है, लेकिन इसके कुछ नियम और समय सीमाएं होती हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021 के मुताबिक गर्भ कितने समय का है और किस वजह से गर्भपात करवाना है, इसी के आधार पर यह हो सकता है। गर्भपात 2 तरह से होता है, या दवाइयों से या तो ऑपरेशन से। डॉक्टर आपकी सेहत और गर्भ की हालत को देखकर ही तय करते हैं कि कौन सा तरीका, कौन सा ऑप्शन सही और सुरक्षित रहेगा। अगर प्रेगनेंसी को 20 हफ्ते तक हुए हैं
और कोई भी महिला चाहे शादीशुदा हो या फिर ना हो गर्भपात करवा सकती है, लेकिन इसकी पीछे वजह हो सकती है, जैसे कि अगर प्रेगनेंसी जारी रखने से उसकी जान को खतरा हो, शरीर या दिमाग पर बुरा असर पड़ने की आशंका हो, बच्चे में कोई बड़ी दिक्कत या फिर विकलांगता हो, गर्भ किसी अनचाहे या फिर जबरदस्ती के रिश्ते या फिर यौन शोषण से ठहराव, या अगर गर्भ निरोधक फेल हो गया हो तो एबॉर्शन हो सकता है। प्रेगनेंसी 24 हफ्ते तक होने पर कुछ खास महिलाओं को गर्भपात की इजाजत मिलती है। इनमें वे महिलाएं शामिल है जिनकी प्रेगनेंसी अनचाहे या फिर जबरदस्ती के रिश्ते या फिर यौन शोषण की वजह से हुई है, नाबालिग लड़कियां, जो महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान विधवा या फिर तलाकशुदा हो गई हो, शारीरिक रूप से अक्षम महिलाएं, दिमागी बीमारियों से जूझ रही महिलाएं और वे महिलाएं जो किसी आपदा या फिर मुश्किल हालात में फंसी हो। इन मामलों में डॉक्टर की सलाह से परमिशन के बाद ही यह प्रक्रिया होती है। 24 हफ्तों के बाद गर्भपात तभी हो सकता है जब बच्चे में कोई बड़ी दिक्कत पाई जाए, फिर मां की जान को तुरंत खतरा हो। ऐसी हालत में मेडिकल बोर्ड की मंजूरी जरूरी होती है। इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी कि आरएमपी से मिलकर सही और सुरक्षित तरीके पर बात करना सबसे जरूरी माना जाता है। तीसरा ऑप्शन होता है अडॉप्शन और अल्टरनेटिव केयर अरेंजमेंट, मतलब कि गोद देना या फिर वैकल्पिक देखभाल की व्यवस्था करना। अगर आप गर्भ जारी रखकर बच्चे को जन्म देना चाहती है लेकिन खुद उसकी परवरिश नहीं कर सकती, तो आपके पास गोद देने यानी कि अडॉप्शन या फिर वैकल्पिक देखभाल मतलब कि अल्टरनेटिव केयर के विकल्प उपलब्ध है। भारत में यह प्रक्रिया कानूनी और सुरक्षित है और इसे सेंट्रल अडॉप्शन रिसर्च अथॉरिटी यानी कि CARA जैसी सरकारी संस्थान के माध्यम से ही किया जाता है। आप चाहे तो बच्चे को किसी भरोसेमंद परिवार को औपचारिक रूप से यानी कि फॉर्मल अडॉप्शन दे सकती है या अपने रिश्तेदारों के पास किनशिप केयर में रख सकती है। इसके अलावा बच्चे की अस्थायी देखभाल के लिए फोस्टर केयर का विकल्प भी मौजूद होता है, जहां उसे एक जिम्मेदार परिवार के पास सुरक्षित माहौल में पाला जाता है। तो यह हो जाता है ऑप्शन 3। जब आप तीनों ऑप्शंस को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद चौथे स्टेप की तरफ हमें जाना होता है। स्टेप नंबर 4, कंसल्ट अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब कि आरएमपी, मतलब कि कोई जो पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं उनसे आपको परामर्श लेना है। एक बार जब आप तय कर लेते हैं कि बच्चे को रखना है या गर्भपात करवाना है, तो अगला कदम होता है किसी आरएमपी यानी कि रजिस्टर्ड डॉक्टर से मिलना। इंडिया में कानूनी तौर पर सिर्फ वही डॉक्टर गर्भपात करवा सकते हैं जिनके पास स्त्री रोग और प्रसूति से जुड़ी अच्छी डिग्री या फिर मान्यता प्राप्त योग्यता होती है। ऐसा इसलिए ताकि प्रक्रिया एकदम सेफ और सही तरह से हो सके। डॉक्टर से मिलने पर वे आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री देखेंगे, आपकी अभी की हालत कैसी है, हेल्थ कैसी हो देखेंगे और प्रेगनेंसी को कितने हफ्ते हो गए हैं, ये सब चेक करेंगे। इसी के आधार पर डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपके लिए दवाइयों से गर्भपात यानी कि मेडिकल अबॉर्शन ठीक रहेगा या फिर सर्जरी के द्वारा जो सर्जिकल अबॉर्शन है वो करवाना सही रहेगा। डॉक्टर आपको पूरी बात एकदम आसान भाषा में समझाएंगे, जैसे कि ये सब कैसे होगा, इसके क्या फायदे हैं, इसके क्या कोई खतरे हैं, साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं कि नहीं, और किन बातों का खास ध्यान रखना है। साथ ही वे आपको कानूनी नियम और जरूरी कागजात यानी कि डॉक्यूमेंटेशन के बारे में भी जानकारी देंगे ताकि आप सब कुछ जानकर सही फैसला ले सके। तो ये हो जाता है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 5, प्रोवाइड कंसेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन, मतलब कि सहमति और आवश्यक दस्तावेज आपको प्रदान करने होते हैं। भारतीय कानून के अनुसार गर्भपात यानी कि प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के लिए सिर्फ आपकी अपनी सहमति यानी कि कंसेंट ही पर्याप्त है। इसका मतलब है कि अगर आप वयस्क यानी कि 18 वर्ष से अधिक है तो आपको अपने पति, पार्टनर, माता पिता या किसी अन्य परिवार सदस्य की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से कम है या फिर आपको मानसिक बीमारी यानी कि कोई मेंटल इलनेस है, तो इस स्थिति में आपको लीगल गार्डियन की लिखित सहमति यानी कि राइटिंग में कंसेंट की जरूरत होती है। गर्भपात की प्रक्रिया से पहले कुछ आवश्यक दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने होते हैं, जिनमें आपका पहचान प्रमाण यानी कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आपका साइन किया हुआ कंसेंट फॉर्म और जरूरत पड़ने पर मेडिकल रिपोर्ट्स या टेस्ट रिजल्ट शामिल होते हैं। अगर आप नाबालिग हैं या फिर मानसिक रूप से असमर्थ है तो आपके लीगल गार्डियन की लिखित अनुमति यानी कि गार्डियन कंसेंट भी लगती है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स सुनिश्चित करते हैं कि प्रक्रिया कानूनी, पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से पूरी हो। तो ये कंप्लीट हो गया आपका स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 6, चूज योर अबॉर्शन मेथड इफ एप्लीकेबल, मतलब गर्भपात की विधि चुने यदि लागू हो तो। भारत में गर्भपात के 2 मुख्य तरीके हैं जैसे हमने पहले बात की। एक तो है दवाओं से जिसे मेडिकल अबॉर्शन कहते हैं, दूसरा होता है सर्जरी से जिसे सर्जिकल अबॉर्शन कहते हैं। अगर गर्भ 9 महीने तक का है तो मेडिकल अबॉर्शन अच्छा और आसान तरीका माना जाता है। इसमें 2 दवाइयां होती है,
मिफेप्रिस्टोन और मिसोप्रिस्टोल, जो दोनों मिलकर गर्भ को खत्म करती है। यह काम घर पर या फिर डॉक्टर की देखरेख में क्लिनिक में भी हो सकता है। इसमें कुछ दिन लगते हैं और इस दौरान थोड़ी ब्लीडिंग, पेट दर्द, उल्टी, दस्त और थकान जैसी दिक्कतें हो सकती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें कोई ऑपरेशन नहीं होता, ये निजी रहता है और शुरुआती दौर में ही हो जाता है। अगर गर्भ थोड़ा बड़ा है तो डॉक्टर सर्जिकल अबॉर्शन करवाने की सलाह दे सकते हैं। यह तरीका गर्भावस्था के शुरू से लेकर 24 हफ्तों तक अपनाया जा सकता है, जो हालात पर निर्भर करता है। इसमें आमतौर पर 2 तकनीकों का इस्तेमाल होता है। एक होता है वैक्यूम एस्पायरेशन, दूसरा होता है डायलेशन एंड इवैक्यूएशन, मतलब DNE। इसमें गर्भावस्था के मुख को शून्य किया जाता है, फिर एक सक्शन ट्यूब से गर्भ की चीजें बाहर निकाली जाती है। यह पूरी प्रक्रिया लगभग 1 घंटे से भी कम समय में पूरी हो जाती है। सर्जिकल अबॉर्शन के दौरान अक्सर जनरल एनेस्थेसिया दिया जाता है, कभी कभी लोकल एनेस्थेसिया भी दे सकते हैं। यह प्रक्रिया अस्पताल या फिर प्राइवेट क्लिनिक में होती है और आमतौर पर यह डे सर्जरी होती है, मतलब कि आप उसी दिन घर जा सकती है। रिकवरी भी जल्दी हो जाती है और कुछ ही घंटों में आप अपने रोजमर्रा के काम कर सकती है। बस डॉक्टर की सलाह माननी पड़ती है। जैसे ये तय हो जाता है कि कौन सा तरीका अपनाना है, फिर अगले कदम की ओर बढ़ना होता है। स्टेप नंबर 7, प्री प्रोसीजर मेडिकल असेसमेंट, मतलब कि प्रक्रिया से पहले मेडिकल जांच की जाती है। गर्भपात से पहले डॉक्टर आपकी पूरी जांच करते हैं ताकि सब कुछ ठीक से हो। इसमें कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे खून की जांच, जिससे आपकी सेहत और खून की स्थिति पता चलती है। अल्ट्रासाउंड से पता चलता है कि गर्भ कितना पुराना है और बच्चा कैसे बढ़ रहा है। डॉक्टर आपकी पुरानी बीमारियों की जानकारी भी देखते हैं ताकि कोई ऐसी दिक्कत ना हो जिससे प्रक्रिया में खतरा हो। इन सब जांचों का मतलब यही है कि गर्भपात सुरक्षित और आपकी सेहत के लिए सही तरीके से हो। तो ये था 7वां स्टेप। 8वां स्टेप है अंडरगो द अबॉर्शन प्रोसीजर, मतलब कि गर्भपात की प्रक्रिया करवाना स्टार्ट हो जाता है। जब सारी जरूरी जांचें हो जाए और डॉक्टर गर्भपात की इजाजत दे दे तो अगला कदम होता है गर्भपात करवाना। इस दौरान डॉक्टर जो भी तैयारी करने को कहे उनका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है, जैसे कि खाली पेट आना, दवाइयां समय पर लेना या फिर दूसरी जरूरी बातों का पालन करना जो डॉक्टर बोलते हैं। तय समय पर अस्पताल या क्लिनिक पहुंचे जहां किसी अच्छे और रजिस्टर्ड डॉक्टर द्वारा ये प्रक्रिया सुरक्षित तरीके से की जाती है। सही जगह और सही डॉक्टर से प्रक्रिया करवाना इसलिए जरूरी है ताकि किसी तरह की परेशानी या फिर कॉम्प्लिकेशंस, मतलब खतरे से बचा जा सके। प्रक्रिया पूरी होने के बाद डॉक्टर आपको बाद की देखभाल से जुड़ी कुछ बातें बताएंगे, जैसे कि कुछ दिन आराम करना, इन्फेक्शन से बचाव रखना और तय तारीख पर दोबारा चेकअप के लिए जाना। इन बातों का ठीक से पालन करने से शरीर जल्दी ठीक होता है और भविष्य में सेहत से जुड़ी समस्याओं का खतरा कम रहता है। बस इसी के साथ 8वां स्टेप भी पूरा हो जाता है। स्टेप नंबर 9, पोस्ट प्रोसीजर फॉलोअप, यानी कि प्रक्रिया के बाद फॉलोअप और देखभाल करना। गर्भपात के बाद शरीर ठीक से रिकवर कर रहा है या नहीं, ये जानने के लिए डॉक्टर के पास दोबारा चेकअप करवाना काफी जरूरी माना जाता है। इसलिए डॉक्टर ने जिस तारीख को बुलाया है उस दिन फॉलोअप के लिए जरूर जाना चाहिए ताकि ये पता चल सके कि सब ठीक रहा और कोई दिक्कत नहीं हुई है। डॉक्टर ने जो भी बातें बताई है उनका ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि दवाइयां टाइम पर लेना, खूब आराम करना और कुछ दिनों तक भारी काम या फिर लंबी यात्रा से बचना। इससे शरीर को ठीक होने में मदद मिलेगी। अगर आप आगे बच्चा नहीं चाहती है तो डॉक्टर से गर्भ निरोधक तरीकों के बारे में भी बात कर सकती है ताकि भविष्य में अनचाही प्रेगनेंसी से बचा जा सके। अगर गर्भपात के बाद कोई अजीब लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, खास करके बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, 1 घंटे में 2 पैड से ज्यादा ब्लीडिंग हो, तेज पेट दर्द हो, 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा बुखार हो या बदबूदार डिस्चार्ज और ज्यादा कमजोरी जैसी इन्फेक्शन की निशानियां महसूस हो तो इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। ऐसे लक्षण खतरे की घंटी हो सकते हैं, इसलिए तुरंत इलाज लेना जरूरी है ताकि आपकी सेहत सुरक्षित रहे और आगे कोई समस्या न हो। तो ये था स्टेप नंबर 9। आखिरी स्टेप नंबर 10 है सीक इमोशनल सपोर्ट इफ नीडेड, मतलब जरूरत हो तो भावनात्मक सहयोग लें। गर्भपात के बाद कई महिलाओं को उदासी, टेंशन, घबराहट या फिर मन में तरह तरह के बदलाव महसूस हो सकते हैं। यह सब होना बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसे टाइम में किसी ऐसे इंसान से बात करना जिस पर आप भरोसा करते हैं या किसी का इमोशनल सपोर्ट लेना काफी काम आ सकता है। अगर लगे कि जरूरत है तो किसी काउंसलर या फिर डॉक्टर से भी आप बात कर सकते हैं। इससे मन की बातें खुलकर कहने का मौका मिलता है और आपकी फीलिंग्स को समझना और संभालना आसान हो जाता है। घर वाले, पक्के दोस्त या फिर कोई सपोर्ट ग्रुप भी मन को सुकून देने में मदद करते हैं। अकेले सब कुछ झेलने की जरूरत नहीं होती। साथ ही
डॉक्टर से प्रेगनेंसी रोकने के तरीकों के बारे में जानकारी लेना भी जरूरी माना जाता है, ताकि आगे अनचाही प्रेगनेंसी से बचा जा सके। मदर लेना कोई कमजोरी नहीं, ये अपनी हेल्थ और दिमागी शांति का ध्यान रखने का एक समझदारी भरा कदम हो सकता है। जाते जाते समझ लेते हैं इंपॉर्टेंट लीगल प्रोटेक्शंस इन इंडिया, मतलब कि भारत में महत्वपूर्ण कानूनी सुरक्षा क्या होती है। देखिए, एमटीपी एक्ट के हिसाब से अगर कोई महिला अबॉर्शन कराती है तो उसकी सारी जानकारी प्राइवेट रखी जाती है, मतलब उसका नाम, रिपोर्ट या कोई भी निजी बात किसी आम इंसान को नहीं बताई जा सकती। ये बातें सिर्फ तभी शेयर की जाती है जब किसी डॉक्टर या सरकारी अधिकारी को इसकी जरूरत पड़े। अबॉर्शन किसी रजिस्टर्ड हॉस्पिटल या किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से ही करवाना चाहिए, क्योंकि अगर गलत जगह या किसी बिना लाइसेंस वाले से अबॉर्शन कराया जाए तो ये शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है और कानून भी इसकी इजाजत नहीं देता। हर महिला को यह हक है कि उसके साथ इज्जत से पेश आया जाए। डॉक्टर या हॉस्पिटल के स्टाफ को उसे जज करने, डांटने का कोई हक नहीं है और उसकी बातों को गोपनीय रखना उनकी जिम्मेदारी होती है। इसका मतलब है कि महिला आराम से और भरोसेमंद माहौल में अपना फैसला ले सकती है। तो यह थी जानकारी अनवांटेड प्रेगनेंसी, मतलब कि अनचाहे गर्भ की स्थिति में क्या करना चाहिए उसके बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qna.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।